मेरा बोलने का मतलब यही है कि 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी से लेकर आज तक कई इंतखाबात आए, कई लीडर आए, कई वादे हुए, कई मैनिफेस्टोज आए और उसके बाद भी आज भी मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं। और अगर हम देखते हैं कि आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक सबसे कमज़ोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक ज़माने में इंदिरा गांधी जब वज़ीर आज़म हिंदुस्तान थी तो गोपाल सिंह कमीशन बनाया गया था। उसने भी निशानदेही की कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमज़ोर मुसलमान है। कई कमीशनें बनी और फिर आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म थे, सच्चर कमेटी बनी, कुंडू कमेटी बनी, बाद में रंगनाथ मिश्रा कमेटी भी बनी, रिकमेंडेशंस भी आए। लेकिन कमेटियां बनी, कमीशंस बने, रिपोर्ट्स आए, फाइंडिंग्स आए, निशानदेही हुई कि ये लोग सबसे कमज़ोर है, ये सबसे पीछे हैं। लेकिन पीछे रहने वालों को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से होना था नहीं हुआ। कमज़ोरों को ताकत बख्शने का काम जो होना था वो भी नहीं हुआ। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने हर एक पर भरोसा किया, हर किसी पर एतमाद का इजहार किया, हर किसी का साथ दिया। आज़ादी से लेकर आज तक हमने नेहरू का साथ दिया, नेहरू के बाद शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, उसके बाद हम मुसलमानों ने इंदिरा गांधी का साथ दिया, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी का साथ दिया और इंदिरा गांधी के बाद में इमरजेंसी आई तो उस वक्त मोरारजी देसाई का साथ दिया और फिर राजीव गांधी के बाद में वीपी सिंह का साथ दिया, आई के गुजराल का दिया, हमने देवे गौड़ा का साथ दिया, चंद्रशेखर साहब का साथ दिया, फिर उसके बाद में नरसिम्हा राव आए, नरसिम्हा राव का साथ दिया, मनमोहन सिंह का साथ दिया, हर किसी का साथ दिया इस उम्मीद के साथ कि हमारे हालात बेहतर होंगे, हमारे बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियां होंगे, बैंक से हमको कर्ज़ेजात दिए जाएंगे, हमारे महलों में, बस्तियों में तालीमी इदारे, स्कूल आएंगे, बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने आएंगे। लेकिन आप बताओ, क्या किसी ने हमारे साथ इंसाफ किया? क्या किसी ने हमारी पसमानदगी को, हमारे पिछड़ेपन को, हमारी कमजोरी को दूर करने की कोशिश की? क्या बताइएगा। कई जहनों में ये सवाल आएगा कि बाज लोग हैं, अब आप देखते हैं कि पहले जब वोट डालने की मशीन आती थी तो जितने उम्मीदवार हैं सबके नाम, उनका सिंबल रहता था। अब एक इजाफा हो गया है नोटा का। तो नोटा का मतलब क्या है कि ये इतनी लंबी फेहरिस्त है, इन सब भी हमको पसंद नहीं है तो हम नोटा दबा रहे हैं। तो आज अगर ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, अगर हम देखते हैं तो आज शहरी हुदूद में पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है। तो पोलिंग परसेंटेज के गिरने की वजह लोग कहते हैं कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है, वो वोट डालने नहीं आ रहे हैं। अरे वोट डालने
नहीं आने वाला इसलिए नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी सोच ये है कि वोट नहीं डालने की आने की वजह में एक वजह यह भी है कि वो वोट डालने नहीं आने वाला यही कहकर नहीं आता कि अरे कोई भी आने दो, कुछ होने जाने वाला नहीं है, जैसे थे वैसे ही रहने वाले हालात, इसलिए क्यों जाओ, क्यों उड़ दो। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट एक सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिंदगियों में खुशहाली आएगी। मैं जब अपने 25-26 बरस की उम्र में था, जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा और आज मुसलसिल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्शन जीत चुका हूं। तो आप सोचेंगे कि अगर आज मजलिस यहां पर आई है तो मजलिस ने क्या काम किया। आपने सुना मोहतरमा जहाना बेगम ने कहा कि तलाक सलासा हो, वक्फ तरमीमी बिल हो, CAA हो, NRC हो या कोई और हो, मॉब लिंचिंग हो, नाइंसाफी हो, तो इस पर आवाज मजलिस की उठती है। मजलिस की आवाज को आपने सुना, लेकिन यह मैं जरूर बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो हमारे पास ना एक दफ्तर था बैठने को, ना हमारे जलसों में कोई सुनने वाले होते थे, ना हमारे स्टेज पे कोई बैठने वाले होते थे। मेरे दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई थी, तो जैसा ये पार्टी बनाए उनको गिरफ्तार किया गया। करीब 1 साल वो जेल में थे, 1 साल जेल में थे, 5.5 फीट के कमरे में रख दिया गया, बारिश में, धूप में, सर्दी में वहीं पर रहे। उनसे बार बार यही कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू के लोग आते थे, कहते थे ओवैसी साहब ये कागज है, इस पे दस्तखत कर दो और लिख के दे दो कि मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी और दूसरे काम करेगी। मेरे दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि मुझे तुम 1 साल क्या जिंदगी भर जेल में डाल दो, मैं हैदराबाद और आने वाले कल में हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुर्दा लाश बनने नहीं दूंगा। मजलिस सियासत में हिस्सा लेगी, चाहे तुम कितने भी दिन मुझे जेल में क्यों ना डाल दो। एक साल के बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी को जेल से छोड़ा गया और उस वक्त मेरे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की उम्र 20-25 बरस थी। वो जेल में जाते जाते अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सलाहुद्दीन ओवैसी को मजलिस का सदर बनाया। दफ्तर नहीं, बैठने को कुर्सी नहीं, स्टेज नहीं, मशहूर और मारूफ वकील थे। उस जमाने में अब्दुल वाहिद ओवैसी दिन को हजारों रुपया कमाते थे। अपनी प्रैक्टिस, अपनी वकालत छोड़कर हैदराबाद के मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ी, मजलिस का दस्तूर बनाया और सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया। सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया तो क्या था हमारा अब्दुल वाहिद ओवैसी का नारा कि मजलिस कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुत्तहिद करेगी, मजलिस तालीमी पसमानदगी को दूर करेगी, मजलिस मुसलमानों की कमजोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शेगी और मजलिस आखिर में नारा दिया कि सियासत में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। और आज मजलिस का दफ्तर है, मजलिस का दफ्तर है हैदराबाद में कई एकड़ की जमीन पर। आजादी से पहले भी था वो दफ्तर, लेकिन वो दफ्तर चला गया था।
उसका मुकदमा लड़कर दफ्तर हासिल किया और आज हैदराबाद में हमारा मेडिकल कॉलेज है, हैदराबाद में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का MBA कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का MCA कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का फार्मेसी कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का आर्किटेक्चर कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है, हैदराबाद में मजलिस का BSc अलाइड का कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का नर्सिंग का कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, हैदराबाद में मजलिस का 1,500 बिस्तर का एक दवाखाना है तो 1700 बिस्तर का एक और दवाखाना है। ये तालीमी इदारे हैं, दवाखाने हैं, तो मजलिस का एक दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक भी है जहां पर 750 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं और हजारों लोगों को तालीमी खर्च दिया जाता है, घर बनाने को खर्च दिया जाता है और छोटे दुकान कारोबार लगाने को भी खर्च दिया जाता है। आप बताइए, क्या ऐसा काम आपने कभी सुना है? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने किया, कोई सियासी जमात ने किया? और मैं MLA हूं, आंध्र प्रदेश असेंबली, बाद में तेलंगाना में 6 मरतबा मुसलसिल इलेक्शन जीता हूं। आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ मेरे हल्के असेंबली में 9 स्कूल में चलाता हूं। 9 स्कूल, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 मैं चलाता हूं, मेरे जेब से चलाता हूं, मेरे जाती खर्चे से। और वो स्कूलों में, उन स्कूल में 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, बगैर फीस के, बगैर फीस के। और आपको सुन के हैरत होगी, यहां खवातीन बैठे हैं, मैं मेरे स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग भी चलाता हूं। अब तक करीब 2 लाख खवातीन को हमने वोकेशनल की ट्रेनिंग दे दी, मेहंदी डिजाइनिंग की, ब्यूटी पार्लर की, ब्राइडल मेकअप की, स्पोकन इंग्लिश की, कंप्यूटर क्लासेस की, कैंडल मेकिंग की, अगरबत्ती मेकिंग और कई ऐसे क्लासेस हैं। यहां नौजवान हैं, नीट के कोचिंग फ्री, 10th की कोचिंग फ्री, इंटरमीडिएट की कोचिंग फ्री, डिग्री की ट्यूशंस फ्री। हमारे पास एक MSET होता है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस, उसकी कोचिंग फ्री। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 तक की कोचिंग फ्री। IELTS की, बाहर जाने के लिए IELTS के एग्जाम, उसकी ट्रेनिंग फ्री। अरे आप सोचो, ये मैं चला रहा हूं, मजलिस नहीं, मैं 4 जूनियर कॉलेजेस हैं, 4 जूनियर कॉलेजेस, 2 डिग्री कॉलेज और एक KG से लेकर PG कैंपस है जो सिर्फ लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए है। अरे ये काम है, मजलिस ये काम कर रही है और यही काम हम चाहते हैं कि जहां जहां मजलिस आएगी वहां वहां हम क़यादत को मजबूत करेंगे, नौजवानों को लाएंगे और उनसे कहेंगे कि मजलिस सिर्फ तकारीर नहीं करती, ज़बानी जमा खर्च नहीं करती, बल्कि अमली मैदान में काम करती है। ये काम करना, अब हमारे पास आइंदा साल MBA कॉलेज आएगा, नर्सिंग कॉलेज आएगा, हमारे पास MCA का भी कॉलेज आएगा। हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल इल्म की रोशनी से आरास्ता हो,
इल्म ही जहालत को दूर कर सकता है। हमारे दवाखानों में आपको सुन के हैरत होगी, हमारे दवाखानों में नॉर्मल डिलीवरी फ्री है, नॉर्मल डिलीवरी फ्री है। सिजेरियन अगर होता है 6,000 में, कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री है, लेंस फ्री है, ऐनक फ्री है। और जनरल वार्ड में जितने भी हमारे बिस्तर हैं जनरल वार्ड में वो फ्री है। 3 टाइम का खाना भी फ्री है, पेशेंट को हम देते हैं। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खाना मिल रहा है? मुंबई में अरे ये काम मजलिस कर रही है। अरे आप गौर करिए कि सिर्फ अंबानी का जितना ओट है ना, उतना ही ये गरीब का भी ओट है। खुदारा इसकी अहमियत को समझो। ये ओट खरीदी है। हम ओट खरीदने के लिए लिफाफे नहीं देते, हम आने वाली नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत देते हैं और उसके लिए काम करते हैं। हमारे पास अगर अल्लाह दौलत भी देगा तो वो दौलत सर्फ हो गई तो वो दौलत एक मदरसे की तामीर के लिए सर्फ होगी। अल्लाह हमको दौलत देगा तो कॉलेजेस के लिए सर्फ होगी वो दौलत। अल्लाह दौलत देगा तो गरीबों के दवाखानों के लिए सर्फ होती है। हम पैसे देकर ओट खरीदने का हम कायल नहीं हैं। और अगर आज भी यहां पे जितने भी लोग हैं एक मोहब्बत में आए हैं, हो सकता है देखने आए हैं, हो सकता है सुनने आए हैं, लेकिन हमने किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया। मोदी साहब रहने दो या गांधी रहने दो या ठाकरे रहने दो, कोई भी रहने दो, पैसे देके लाते हैं, पैसे देकर लाते हैं। हम पैसा नहीं, हम एक मोहब्बत, एक रिश्ते के नाते हम यहां आते हैं और आप भी आते हैं। एक इस चीज को समझिए कि इस मुल्क में हमारा कोई नहीं है। आपने देखा कि ठाकरे लड़ लिए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, पवार लड़ लिए, पवार के 2 टुकड़े हो गए, इख्तिदार चले गया। आज ठाकरेज भी मिल रहे हैं, पवार भी मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब ठाकरे मिल सकते हैं, पवार मिल सकते हैं, तो क्या आप और हम एक नहीं हो सकते? अरे हमको भी एक होना है।